ओके, सो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर्स। अब मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर क्या होता है? मायो मीन क्या होता है? मसल। स्टैटिक मीन के कांस्टेंट एक चीज़ जो रहती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि मसल टेंडन यूनिट जो है, ये यहाँ पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया, उसमें क्या हुई है? शॉर्टनिंग हो गई है। उसके अलावा सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है उनमें शॉर्टनिंग, अडप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है, और इसमें रेंज ऑफ मोशन जो है ऑब्वियसली वो भी कम हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखने वाली है कि इसमें कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती कि हमें इस इंजरी या इस एक्सीडेंट की वजह से जो है वो ये कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए हैं। कोई वाज़िया जो विजिबल पैथोलॉजी है ना, प्रोमिनेंट, वो प्रेजेंट नहीं होती। बल्कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आपने उस एरिया को बहुत ज़्यादा देर तक इमोबिलाइज्ड रखा है, जिसकी वजह से जो है आपके पास ये कॉन्ट्रैक्चर जो है वो डेवलप हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है ना हमारे पास जो सार्कोमेयर प्रेजेंट होते हैं उनका जो नंबर है ना वो हमारे पास, अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सार्कोमेयर का नंबर होता है ना वो तो कम हो रहा होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है ना सार्कोमेयर की, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो जो लेंथ होती है हमारे पास सार्कोमेयर यूनिट्स की मसल के अंदर, वो सेम ही रहती है। और इसको जो है हम स्ट्रेचिंग के थ्रू कुछ दिनों में जो है वो ठीक कर सकते हैं। और ये हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है, ये कॉन्ट्रैक्चर्स इरिवर्सिबल नहीं होते, बल्कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और कुछ दिनों में स्ट्रेचिंग वगैरह के थ्रू हम इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इसी वजह से होती है कि आपने जो है अपना जो एरिया है या जो भी आपका सेगमेंट है, बॉडी से आपकी लिम्स हैं, आपने उसको क्या किया है? यूज़ नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। इमोबिलाइज्ड रखा है, एक ही पोजीशन में आपका वो लिम्ब पड़ा रहा है। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट हो सकते हैं, या कोई भी बेड रिडन पेशेंट हो सकता है, कोई सर्जरी के बाद कोई उसको फ्रैक्चर हुआ था, इस वजह से उसका इमोबिलाइज्ड रहा है पार्ट और उसने जो है वो कोई मूवमेंट नहीं की उस ड्यूरेशन में, तो इस वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स डिवेलप हो गए हैं। लेकिन जो है ये आप अगर इसको स्ट्रेचिंग वगैरह के थ्रू जो है वो ठीक कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें जो है ना वो विजिबल आपके पास पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है कि आपका जो है फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, आपका जो सीएनएस है उसमें कोई लीजन आ गई है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इंजरी हो सकती है। मतलब इसमें कोई ऐसी इंजरी आपको प्रोमिनेंट होगी जिसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्चर डिवेलप होंगी। अब इसमें बेसिकली हमारे पास होता क्या? सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है कि टेटनी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। टेटनी कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं कि आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर ही जा रहे हैं, मसल कर रहा है, रिलैक्स होने का उसको टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। बार बार आप उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। अभी आप स्टिमुलस दिया, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी उसका जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, रिलैक्स नहीं किया, दोबारा स्टिमुलस मिल गया, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, और उसको रिलैक्सेशन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। इसको हम क्या कहते हैं? टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो इसमें क्या होती है कि टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, हाइपरटोनिसिटी जो है वो हो जाती है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, और उसकी मोबिलिटी जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है, स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, ये सारी कंडीशंस जो है वो हो जाती हैं, ठीक है। और मसल स्पैस्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है? मसल स्पैस्म और पेन पेन जो होती है ना वो इसको सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर जो है वो कॉज करा सकती है। और इसमें एक और वो इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हम स्ट्रेच करते हैं, एक्टिव स्ट्रेच या पैसिव स्ट्रेच, तो रेजिस्टेंस होती है। इसमें भी हम जब पैसिव स्ट्रेच करेंगे तो मार्क्ड रेजिस्टेंस, प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो फील होगी। पैसिव स्ट्रेच के केस में आपको रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। तो इससे इससे भी हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्चर जो है वो सूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर जो है वो डिवेलप हुए हुए हैं। जब हम पैसिव स्ट्रेच में हमें रेजिस्टेंस फील होगी, तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है। हमारे पास आ जाता है पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर। पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर जो है उसको हम आर्थ्रोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर्स भी कहते हैं। पेरी आर्टिकुलर, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये हमारी आर्टिकुलेटिंग जो सर्फेसिस हैं उसके अराउंड होगा, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कौन सी होती हैं? ये हमारे पास जो जॉइंट बनता है इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये सारी जो हमारे पास होती है ना, इसमें जब ये कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होते हैं ना, इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी होती है। हमारे जो आर्टिकुलेटिंग
एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पैथोलॉजी हुई होती है। ये यहाँ पे जितने भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वहाँ पे अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो हमारे पास पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स जो है ना वो डेवलप हो सकते हैं। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, एडहेजन्स ठीक है बनने लग जाती हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उस में चेंजेस आ जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं ना उसमें इरेगुलरिटीज़ आती हैं, सो ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह से ना यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन जो है वो इस तरह से बनने लग जाती है, ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन जो होती है ना ये पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स के केस में जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होते हैं तो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ये तो पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर जो होते हैं ना ये तब हमारे पास डेवलप होते हैं जब कनेक्टिव टिश्यू जो क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट को या फिर सराउंड कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं जो जॉइंट की, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल वगैरह जो है वो अपनी मोबिलिटी को लॉस कर देते हैं, उनकी जो मोबिलिटी होती है, जो उनकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है वो लॉस हो जाती है, तो हमारे पास क्या होती है पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फिब्रोनोटिक और इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। ये वो बात आई है जिसकी मैंने पहले जिक्र किया, इरिवर्सिबल, कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्चर को जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू। अब हमें इस कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिब्रोसिस क्या होता है। ये हमारे पास ये होता है कि स्कार जो होती है ना, स्कार की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है कि इंजरी हुई है और वो हील नहीं हुई प्रॉपरली, वहाँ पे स्कार जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, मसल जो है उसकी रीजनरेशन नहीं होने दे रही, और इसकी वजह से जब मसल की रीजनरेशन नहीं होगी प्रॉपर, उसकी हीलिंग नहीं होगी, तो दोबारा से जो है ना वो री इंजरी के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक हो गया कि मसल और टेंडन जो होते हैं उसको रिप्लेस कर लेते हैं, हमारा जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं ना वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होने देते, वहाँ पे स्कार बनना लग जाता है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया हमारे पास कि फिब्रोसिस क्या होती है, फिब्रोनोटिक जो टर्म है वो क्या होती है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि जिस तरह कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं, पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी चेंजेस आ रही हैं और पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो है ना इनमें भी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उन सब में जो है वो चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो होती है ना फिब्रोनोटिक कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास एडहेयर होने लग जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना उनकी एडहेरेंस स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। ठीक हो गया, और उसकी वजह से हमारे पास फिब्रोनोटिक कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाती हैं और इसकी वजह से ज़ाहिरी बात है हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया, और सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी है वो परमानेंटली ही लॉस हो जाती है, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो डेवलप हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी डेपोजिशन हो जाती है कि हम अब उसको जो है ना वो फिजियोथेरेपी से, स्ट्रेचिंग से जो है ना वो उसको ठीक नहीं कर सकते, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, अब उसके लिए सर्जरी ही चाहिए होती है। तो अब इस ये होता कब-कब है और ये किस तरह से होता है, अब इसमें हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि लार्ज अमाउंट में हमारे पास जो फिब्रोनोटिक नॉन एक्सटेंसिबल एडहेजन्स हैं, वो बनने लग जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन होने लग जाती है, हेटरोट्रोफिक बोन की, ओस्टियोफाइट वगैरह की, इन सब की वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है। अब ये होता किस तरह से है कि अब अगर ये हमारे पास किन कंडीशंस में डेवलप होंगे कि बहुत ज़्यादा देर तक हमने उस एरिया को इमोबिलाइज्ड रखा, एक लंबे पीरियड तक हमारे जो टिश्यू थे, ये जो मसल्स वगैरह थे, सॉफ्ट टिश्यूज थे, वो एक शॉर्टनिंग की पोजीशन में ही एक लंबे अरसे तक रहे, ठीक है। उनको हमने यूज़ ही नहीं किया, वो एक ही कंडीशन में पड़े रहे और बिल्कुल शॉर्टन कंडीशन में जो है वो पड़े रहे हैं, इमोबिलाइज्ड रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ये डेवलप हो सकते हैं, ये कोई ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है। जितनी देर तक वो फिब्रोनोटिक कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा देर तक वो उसी कंडीशन में रहेंगे उतना ही फिर उसको जो है ना उसकी दोबारा रीगेन करना, उसकी जो नॉर्मल मोबिलिटी है वो उतनी ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्चर जो है इन द एंड वो हमारे पास क्या होंगे, वो बिल्कुल ही इरिवर्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। उनको हम रिवर्स कर ही नहीं सकते कि बहुत अब ज़्यादा अरसे तक वो ऐसी कंडीशन में रहा है, अब उसकी कंडीशन नहीं रही कि हम उसको नॉर्मल कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अक्सर ये होता है कि एक्लीज टेंडन जो होती है ना उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। अब यहाँ इस वजह से मैंने आपको शॉर्टनेस और टाइटनेस की जो डिफरेंस है वो बताया था कि शॉर्टनेस और टाइटनेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। शॉर्टनेस ये होगी कि वो शॉर्ट हो गया, एक इतनी ज़्यादा देर तक हमने उसको इमोबिलाइज रखा कि वो शॉर्ट हो गया, अब उसको जो है हम नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू सही नहीं कर सकते, अब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर एक्लीज टेंडन जो है ना उसमें हम इस तरह से जो है वो देखा गया है कि हम उसको रिप्लेस करते हैं, हम उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है।
एक्लीस टेंडन जो है ना उसकी सर्जरी की जाती है। और जो टाइटनेस है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, टाइटनिंग हो गई है मसल्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की, उसको जो है वो हम नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू, फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग के थ्रू जो है हम ट्रीट कर सकते हैं। आई होप सो आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।